अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल? अच्छा, क्या हाल चाल पहले मुझसे पूछो। क्या हाल चाल? अच्छा, ये वायरल जो है बहुत फैला हुआ है और मैं अच्छी भली आपको पता है अपनी छुट्टियों से वापस आई हूँ एंड एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन कल मुझे लगा कि जैसे मैं बीमार होना स्टार्ट हो गई और आज फुल ऑन यार आप वाटरी हम जरा आईज, गला कुर्सी और खराब। एक दूसरे से दूर कर सकते हैं? मैं जरा इधर और इधर हो जाती हूँ। Why not? और यार छींकूंगी भी नहीं, खैर हुमा की तबीयत जरा नासाज है, लेकिन वो फिर भी हमारी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में हम यहाँ हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली इतने दिन की छुट्टी करके आई है, इसलिए हमने कहा कोई जरूरत नहीं है घर बैठने की। वहाँ नहीं, और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था घर बैठने का। ऑब्वियसली आई वांट टू बी हियर विद यू गाइस। हाउएवर ये वो मौके हैं जहाँ आपको मास्क पहनना चाहिए ताकि एक दूसरे को ना ट्रांसफर हो। सारी बातें ना सामने देखकर करनी है, ठीक है? बट आई कांट, मैं ये ना कर लूं या मास्क को इधर लगा लेते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, हमने जो बताना है वो तो बताएं। बहुत सी खबरें। अच्छी खबर ये है कि जो हमारी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है, उसमें बेहतरी के आसार, उसमें बेहतरी के आशारिये नज़र आ रहे हैं। शरह सूद मज़ीद 2% कमी हो गई है, इसमें 13% पर आ गई है। बहुत से लोग ऐसा प्लान कर रहे थे ना, किसी ने गाड़ी फाइनेंस करानी होती है, कुछ और पर्सनल लोन वगैरह लेना होता है, तो मशवरा यही दे रहे थे बैंकर दोस्त हजरात के अभी कुछ हफ्ते के लिए और रुक जाएं, और शायद और जाहिर है इसमें कमी की गुंजाइश भी मौजूद है। और एक्चुअली वो मशवरा अच्छा ही हुआ, बिकॉज़ देख लें अब ये खबर भी आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए बहुत खुशाइंद है और पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक नवंबर में 4.9% हो गई है। इनफैक्ट तवक्कुआत से तो बहुत कमी हो रही है महंगाई, तवक्को तो इससे ज़्यादा थी, लेकिन थिंग्स आर डूइंग वेल। मईशत के हालिया आदाद शुमार जो हैं वो बता रहे हैं कि इस सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आने वाले महीनों में होपफुली इंशाल्लाह हम देखेंगे। और जाहिर है जब मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, जो होपफुली अभी तो होपफुली क्या मतलब है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में, मुझे बताएं जरा। ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, हमारा इतने एक्सट्रीम्स पे चीजें जाती हैं तो कि अभी जो स्टेबल ही है मामला, आप स्टेबल ही कह सकते हैं, अभी जो स्टेबल के जुमरे में आप, क्योंकि अगर एक थोड़ी सी एक जो छोटा हैजान होता है ना, वो हैजानी कैफियत अगर कांस्टेंट हो जाए ना, तो वो भी न्यू नॉर्मल बन जाता है। सो वो जो एक हंगामा खेजी सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलती आई है, चलती आ रही है, वो अब इतनी प्रोलॉन्ग है कि वो एक न्यू नॉर्मल है और बाकी मुल्क स्टेबल चल रहा है। लेकिन होपफुली न्यू नॉर्मल में भी अभी वाकई स्टेबल चल रहा है, मतलब बाकी मुल्क स्टेबल चल रहे हैं, और उस न्यू नॉर्मल में भी मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी मामलात को ठीक होना चाहिए। अच्छा, इन एनी केस ये सब कुछ तो एक तरफ, आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे मैच होगा और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। बिकॉज ये लोग जरा कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना कि मैच होना है, पूरा दिन ही टीवी लग रहा होता है, कब होना है, तो 5 बजे होगा। शाम को T20 भी शाम को हो रहे थे। इट्स अ गुड टाइम। अच्छा, तीन मैचेस की ये सीरीज होगी और ट्रॉफी दिखाई गई है, ये देख लें। हमें दूर से ही दिखाई गई है। नहीं, इस वक्त हम स्क्रीन पे आप देखें तो हम सारे कितने मैच कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका का भी वही रंग, पाकिस्तान का भी, और ऑब्वियसली हम दोनों भी वही पहन के बैठे हैं। और सरसब्ज ग्राउंड भी है, टू मच ग्रीनरी होगी, टू मच ग्रीनरी ऑन द स्क्रीन। बहुत गले मिल रहे हैं और ट्रॉफी को अल्लाह करे कि हम बस थोड़ा नजदीक से जाके भी एक्सपीरियंस करें। बस ये जो ट्रॉफी से दूरी है ना। Why are you being so cynical? You have no faith and no hope. नहीं, मुझे आपकी बात से ना, आपकी आवाज में नजर आ रहा है। What do you mean कि हम ट्रॉफी को नजदीक से, भाई जीत गए तो अपने पास ही आएगी? नहीं, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। मतलब हमें अभी आपको पता है, अभी हमें व्हाइट वॉश किया इन्होंने T20 सीरीज। हाँ, तो ODI में तो आपको याद है ना, ऑस्ट्रेलिया को भी हमने हराया। ठीक है, हाँ, वो जरूरी है। तो why do you shouldn't forget the positives. मुझे और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी आज बड़ा दिन हो सकता है। आज जो है वो बड़ा दिन है सुहेल इमरान का। सुबह मैंने फेसबुक स्टेटस पढ़ लिया, उन्होंने कहा जी आज बहुत अहम दिन है। तो वैसे सुहेल इमरान हमें बड़े दिन से ये कह रहे हैं क्या आज बहुत अहम दिन है? नहीं, अच्छा, ओके फाइन, वील टॉक अबाउट दैट लेटर एज वेल। लेकिन अब जरा पॉलिटिक्स की तरफ। पॉलिटिक्स क्या, कुछ वादे हैं जो कि इंतज़ार में बैठे हैं कि वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, और किस वादों की हम बात कर रहे हैं हम आपको बता दें कि हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर तनाज़ा जो है वो चल रहा है। और एक मौके पर तो हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की धमकी भी दे डाली। और मौलाना का इसरार है कि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल पास हुआ था, जिसके तहत
मदारिस की रजिस्ट्रेशन जो है मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1886 के तहत होगी, मगर सदर ने बिल पर दस्तखत करने के बजाय एतराज़ात लगा दिए। कल इस्लामाबाद में इत्तेहादे तंजीमातुल मदारिस के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में मुतालबा किया गया कि मदारिस एक्ट बन चुका। हुकूमत से फौरी गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा सामने आया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि ये एक्ट पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मंजूर किया है। सदर ने एतराज़ात वक्त गुजरने के बाद लगाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हम किसी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे जिससे मसला लटक जाए। कुव्वत से बात मनवाना नहीं चाहते, आईनी रास्ते से मसले का हल चाहते हैं। मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असम्बली ही में पेश हुआ था, आज भी असम्बली ही में पेश हुआ है और उसी के तहत ये सारी चीज़ मामला तय हुए हैं। लिहाजा अब जो इस वक्त उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन है, हमारी नज़र में बिल इत्तिफाक वो एक एक्ट बन चुका है। लिहाजा उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम इस पे इसरार कर रहे हैं, हमारे मुद्दे को समझा जाए। हमारा मुद्दा इससे आगे नहीं है, हम न किसी के मुकाबले में हैं, न किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा तनाज़ा है। हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो। हुकूमत वक्त हमारे इस करारदाद को माकूल गर्दानते हुए इसे तस्लीम करेगी और इस पर अमल दरामद करेगी। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता इसके बरक्स कोई सूरत हाल पेश आई तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम बिला ताख़ीर मिल बैठेंगे और उसके बाद का लायहे अमल इत्तिफाक़ राय से तय किया जाएगा और उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल भी किया जाएगा। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया और दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ है कि सदर पाकिस्तान ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आइनी हैं और JUI की बात मान ले तो ये उन सैकड़ों मदारिस के साथ ज़्यादती होगी जो वजारत तालीम के तहत ख़ुद को रजिस्टर करवा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत को 26वीं तरमीम के दौरान बिल पास करते हुए ये बातें याद क्यों नहीं आई? मतलब कितनी सिंपल सी बात है ना कि आपको पहले क्यों नहीं याद आया? क्योंकि उस वक्त आपके सर पर जुनून सवार था, आपने किसी तरह इनकी मदद 26वीं आईनी तरमीम पास करानी है। एंड इट वाज पार्ट ऑफ द डील। जब इट वाज पार्ट ऑफ द डील, या तो उस वक्त आप ये बैठ के मामला सॉल्व कर लेते तो बात और होती। तो फिर आप अगर अब मुकरेंगे तो फिर अगला तो एतराज करेगा, मुतरज़ होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ख्याल है कि मसला बाहमी सलाह मशवरे से हल कर लिया जाएगा। देखिए, इसमें मैं ज़्यादा मेरा ख्याल है ना इस पर इज़हार ख्याल करूँ, इसलिए कि मामला बड़ी एमिकेबली सेटलमेंट की तरफ जा रहा है। मौलाना से भी बात हो रही है, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को भी पेश नज़र रखा जा रहा है और उलमाए कराम जिन्होंने मुतबादल एक नुक्ता नज़र पेश किया है उनसे भी बात हो रही है। कल हमारी जॉइंट सेशन है और इम्कानी तौर पर एक मुतफ़िक़ा बिल जो है वो लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ पहले ही आपको पता है हुकूमत की नाक में इन्होंने दम कर रखा है। इन हालात में हुकूमत किसी और सियासी पार्टी, ख़ास तौर पर मजहबी जमातों की नाराज़गी या नाराज़गी का ख़तरा मोल लेने की पोजीशन में है नहीं। और ये भी तय है कि मामला इतना आसान नहीं है जैसे हुकूमती रहनुमा बयान कर रहे हैं। हुकूमत कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी भी, अगली पार्टी मानती है या नहीं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ हैं। राना साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, और बात यही है एक्चुअली कि बड़ी मुश्किल से ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। ऐसे में कोई भी ऐसा मामला जो इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा या किसी लॉन्ग मार्च या धरना या कुछ भी ऐसी एनिमोसिटी ना मुल्क के मफाद में होगी ना मईशत के मफाद में होगी। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ शोशा छोड़ के आपकी नाक में दम किए रखती है, अब यहाँ मामला फिर अटका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये गवर्नमेंट की जिद की बात नहीं है या गवर्नमेंट के चॉइस की बात नहीं है, ये कंसेंसस की बात है। और जो स्टेक होल्डर्स इस बिल से अफेक्ट होते हैं
उनका कंसेंसस, और अगर कुछ जो 2019 का मुआहदा है वो मदारिस उसके तहत उन्होंने अपने बोर्ड्स भी रजिस्टर कराए, अकाउंट्स भी खोले, वो बच्चों को भी अगर बाहर उसी के तहत उनको कोई इससे कंप्लेंट नहीं है, तो फिर जो है वो हमें कंसेंसस बिल्ड करना है। सर, इट्स अ लिटिल टू लेट इन द डे। जब आप लोग 26वीं आईनी तरमीम पास करा रहे थे और मौलाना फजलुर रहमान के घर पर हाजिरियों के लिए लाइन लगी होती थी, उस वक्त किसी को भी इतनी बड़ी कानूनी टीम है याद नहीं आया कि ये हम कर तो रहे हैं लेकिन बाद में मसला होगा? ये देखें, अजम्पशन ये थी कि कंसेंसस ऑलरेडी बिल्ड है, क्योंकि बहुत सारे मदारिस जो हैं उनकी सियासी जमातें नहीं हैं, वो अपना स्पेसिफिक एक रोल अदा कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं। तो हमें यही अजम्पशन थी कि एवरीवन इज अलाइंड। हमारा फोकस 26वीं आईनी तरमीम में था, बल्कि देखें बात ये है कि जब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम में उजलत दिखाई तो उसके अंदर मौलाना साहब ने हमें दर्स दिया कि आप जो है कंसेंसस बिल्डिंग करें और इसमें तेजी ना करें और सबका मौका पाने दें। तो देखें, जो सियासी जमातें हैं वो तो मदारिस नहीं चला रही, कुछ चला भी रही होंगी, लेकिन मेजॉरिटी जो है उससे बाहर है। तो अजम्पशन ये थी कि कंसेंसस है, लेकिन जब पता चला कि नहीं, देयर इज अ मुतबादिल इसका पर्सपेक्टिव है और वो मुतमईन है पुराने सिस्टम से, तो हुकूमत अभी भी ये नहीं कह रही कि वो ठीक है या ये ठीक है। हम समझते हैं स्टेक होल्डर्स के अंदर कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि हम इसको आगे लेके चलें। अगर हम एक साइड एक चीज के साथ चलते हैं तो फिर दूसरों को इतराज है। तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट की क्या चॉइस है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है कि मदारिस कैसे रजिस्टर होंगे, वो कैसे अकाउंट खोलेंगे, उनको कैसे डिग्रीज मिलेंगी। एक तो ये ओवरसाइट थोड़ी सी स्ट्रेंज लग रही है, बिकॉज 26वीं तरमीम के वक्त जब सारी ये नेगोशिएशंस और बातें हो रही थी, ये ओवरसाइट कैसे होगी कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, और एक अजम्पशन जो आप कह रहे हैं ना ऑन योर पार्ट हुआ, ठीक है, हो गई ओवरसाइट। अब इसको आगे लेके चलना किस तरह है, क्योंकि मौलाना जो है वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है और उनको नहीं लग रहा ओवरसाइट हुई है, उनको ये लग रहा है ये जानबूझ के हुआ है। तो इससे पहले वो वाकई सड़कों पे निकल आए, जो कि वो ये धमकी दे चुके हैं, करना क्या है? देखिए, आप बाकी अगर जो उलमा किराम है उनकी अगर बात सुने तो वाकई उनके साथ बैठक नहीं हुई, उनकी बात नहीं सुनी गई, कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हुई। तो करना यही है कि कंसेंसस बिल्ड करना है और फिर आगे बढ़ना है। ये इस मामले के ऊपर जो है लॉजिकली इसको देखना है कि किस तरीके से मदारिस जो हैं वो उनकी, अगर कोई लोग मुतमईन है अगर एक तरीके कार से, तो क्या उनको फोर्सफुली हमने दूसरे तरीके कार पे लेके जाना है? तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाब कंसेंसस से मिलेंगे, बजाय कि हम जो है वो एक चीज को बुलडोज करें। तो हुकूमत कंसेंसस में बिलीव करती है, जो स्टेक होल्डर्स जिनके ऊपर ये अप्लाई होना है उनके साथ मुशावरत हो और एक रास्ता निकल आए। हम स्टेक होल्डर्स आपस में भी मिल रहे हैं, जाहिर है। अगर आप कह रहे हैं कि उलमा में डिवीजन है या फिर मदारिस में डिवीजन है, तो ये स्टेक होल्डर्स या फिर आप ही लोग मिल रहे हैं दूसरे लोगों से भी, और मौलाना साहब और उनके साथियों से भी, या उनके हम ख्याल लोगों से भी। ये स्टेक होल्डर्स आपस में नहीं मिलेंगे तो मामला कैसे हल होगा? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की भी कोशिश होगी कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे बिठा लिया जाए। वो खुद भी कोशिश कर रहे होंगे, आई एम श्योर, लेकिन हम दोनों साइडों से राब्ते पे हैं और हमारी कोई इधर, यहाँ मैं फिर रिपीट करूं कि हमारी कोई चॉइस नहीं है। बात ये है कि कंसेंसस के साथ मामला आगे लेके चलें और जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो अच्छे तरीके से। राना साहब, वैसे बात ये भी है कि राना सना भी थे अभी कुछ दिन पहले ही जियो पे प्रोग्राम में, और उनसे भी सवाल किया गया था और उन्होंने ये भी कहा कि आप बेहतर ही है कि इसको ना छेड़ें, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये मामला तय हुआ था और ज़ाहिर बिल भी पास हुए थे। सो इतना आसान है ऐसे कह देना कि हाँ जी उस वक्त पता नहीं था कि कंसेंसस डेवलप होगा? मतलब मजाक तो नहीं चल रहा था, ये कानून साजी हो रही थी। देखें, मैं तो आपको फिर बता रहा हूं कि उस वक्त तवज्जो जो थी वो 26वीं आईनी तरमीम पे थी। उसके लिए स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट में बनी, उस पार्लियामेंट में उसी पे ही डिबेट होती थी, उसके क्या जुज होंगे, उसके क्या मामलात होंगे। ये अगर साइड पे एग्रीमेंट कोई नहीं डिनाई कर रहा और हमने तो सपोर्ट किया तो वो दोनों पार्लियामेंट से पास हुआ, लेकिन उसमें कंसेंसस बाद में सामने आ गई बात कि कंसेंसस नहीं है। कुछ लोग जो हैं उनका अलहदा मौकफ है, 18,000 मदारिस जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, मैंने जिस तरह कहा कि अकाउंट खुल चुके हैं। जब वो चीज सामने आ गई तो अब क्या रास्ता है? अब रास्ता ये है कि आप एक चीज को लेके फिर आगे बढ़ जाएं या आप कंसेंसस बिल्ड करें।
तो अब ये मामला हमने तो नहीं रेज किए ना, ये आए हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने रेज किए हैं, तो बेहतर है कि कंसेंसस के साथ, मुशावरत के साथ आप इसको आगे लेके चलें, और यही हुकूमत का जो है वो मौका है। सर सदर साहब नहीं भी दस्तखत करते तो फिर कानून तो अल्टीमेटली बन ही जाता है। वो बार बार यही कह रहे हैं आपसे कि गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करें, क्या करेंगे अभी? बस बातचीत आपको लगता है? वैसे क्या लग रहा है आपको, ये कोई तशवीश है हुकूमती सफ़ों में इस मामले को लेके, क्योंकि ये मामला आप लोगों के गले पड़ सकता है अल्टीमेटली? नहीं, देखिए, हमारे गले पड़ने की बात नहीं है। ये जो मदारस जो हजारों की तादाद में हैं, उन बच्चों के मुस्तकबिल की बात है कि उन्होंने किस तरीके से उनकी रेगुलेट, उन्होंने आना है, एक फॉर्म के अंदर आना है, उन्होंने जो है दाखिला में जाना है, इंडस्ट्रीज में जाना है, या उन्होंने ये पैरेलल निज़ाम भी चल सकता है कि जो वजारत तालीम के मातहत होना चाहते हैं वो जो हो गए हैं, और जो सोसाइटी एक्ट के तहत आना चाहते हैं इंडस्ट्रीज में वो आ जाएं फिर? देखिए, इन दोनों चीजों को स्टडी किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस बिल्ड हो। अगर इस चीज पे कंसेंसस बिल्ड हो जाता है तो हो सकता है, मुमकिन तौर पे, मैं अभी हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन हुकूमत बारहा कोशिश कर रही है कि कोई इससे रास्ता निकले। और देखें, बात ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि लॉजिक के साथ हमें आगे चढ़ना चाहिए, हमें सबकी बात सुननी चाहिए है, और उसके अंदर अगर जिसकी लॉजिकल बात है और जो बनती है वो आगे बढ़नी चाहिए, बजाय कि हम जो है वो एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पीछे ना हो। तो मेरे ख्याल से यही कंसेंसस का जो है वो मकसद होता है, और हुकूमत इसी की कोशिश कर रही है। तो हम नहीं समझते कि ये मसला बन जाएगा। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। हाउएवर इट नीड्स टू बी सेड कि ये कंसेंसस की जो आप बात करें, दैट शुड हैव बीन डन वे अर्लियर। ये जी बिल्कुल, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एंड ऑब्वियसली यू हैव सो मेनी टीम्स, इतने रिसर्च, इतनी बैकग्राउंड आप लोग निकाल सकते हैं। वो अब आके बात उठना तो मौलाना किसी या के साथ भी ये होगा तो पार्टी को यही लगेगा ना कि उसका रिएक्शन शायद ये इससे ज्यादा ही होगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही लगेगा। तो वो इन फ्यूचर maybe you can be careful. थैंक यू राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू जी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और रहनुमा उलमा इस्लाम फे हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हाफिज साहब, इम्कान ये है कि मदारिस बिल पार्लियामेंट में फिर पेश होगा, मंजूर कर लिया जाएगा, रात गए तक जो मुलाकातें चलती रही हैं, जो राब्ते होते रहे, तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम को भी यही उम्मीद है? हमने हुकूमत के साथ तकरीबन 1 महीने मुसलसल हम मुज़ाकरात करते रहे और डिस्कशन होती रही। कराची में भी, फिर लाहौर में भी, बिलावल साहब से, असफ अली जरदारी साहब से, बड़े मियाँ से, छोटे मियाँ से, फिर इत्तेफाक हुआ दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन बिल पर। 26वीं आईनी तरमीम एक तरफ और दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन बिल भी उसके साथ। फिर पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में पार्टियों ने सपोर्ट किया, तो फिर उससे इन्हिराफ क्यों किया गया दोनों पार्टियों की तरफ से? ऐवान सदर से एतराज़ात लगाए गए, पहले एक एतराज़, फिर बाद में उसकी तस्हीह की गई, बाद में फिर एतराज़ात लगाए गए, और हुकूमत की तरफ से जो रवैया सामने आया वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान के उलमा को बिठाया मौलाना साहब के ख़िलाफ़, और इस बिल के ख़िलाफ़ जो पार्लियामेंट से पास करदा बिल है, इसके ख़िलाफ़, उस कानून के ख़िलाफ़, उस एक्ट के ख़िलाफ़। नासनाज़ साहब ने भी कहा, नवीद कमर साहब ने भी किसी टॉक शो में मेरे साथ था, उन्होंने भी बात की कि इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो इस सिलसिले में आज इत्तेहाद तंजीमात मदारस का इजलास है इस्लामाबाद में, जिसमें 5-6 तंजीमात जो पाकिस्तान के बड़े बड़े हैं, बशमूल वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के, मौलाना साहब भी उसमें शरीक है, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब उसमें शरीक है, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब उसमें शरीक है। आज वो तजावीज़ जो हुकूमत की तरफ से अभी आए हैं, कल या परसों या 5 दिन में या 6 दिन माजी में वो आए हैं, उसको भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि हो सकता है दोनों बड़ी पार्टियाँ इस मसले को हल करने की तरफ जाएगी और मसले को और तनाज़े की तरफ नहीं ले जाएंगे। अच्छा हाफिज़ साहब, ये भी बताएं कि इस मुतवक्के कानून साजी के बाद भी ये मसला मुकम्मल हल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उलमा में एक तकसीम जो है, एक डिवीज़न जो है वो तो बहरहाल है। तो कुछ लोग आपके साथ हैं, कुछ लोगों को आपके एतराज़ात जो हैं वो ठीक नहीं लगते। तो क्या बेहतर नहीं कि तमाम
मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं वो बैठ कर एक मरतबा फिर हर पहलू पर गौर करके ही आगे बढ़े और कल को कोई और जो है वो जमात ना खड़ी हो जाए एतराज़ात के साथ? देखिए, बात यह है उलमा में कोई तकसीम नहीं है, कोई भी हमारे ख़िलाफ़ खड़े नहीं है, बल्कि खड़े किए गए। मैंने आपको अभी पूरा तफसील बता दिया कि जब 2023 में यही बिल PDM की हुकूमत की दौरानिए में लाया गया, इन्हीं पार्टियों ने, JUI, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग नून, ये लाए, लेकिन दो ख्वानदगी हुई। उस वक्त किसी ने भी शोर नहीं मचाया कि ये क्या होने जा रहा है। अभी जब 26वीं आईनी तरमीम, एक महीना पूरा मुज़ाकरात होते रहे, दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बिल पार्लियामेंट में आया, पास हुआ, फिर किसी ने शोर नहीं मचाया, नहीं किसी ने कहा कि यह क्या हो रहा है। अचानक उलमा को उठाया गया। हमारे इख्तिलाफ, हमारी लड़ाई तो उलमा से नहीं है, हमारी जो असल नाराज़गी है, खफगान है, वो हुकूमत से है, हुकूमत में शामिल पार्टियों से है। सपोर्टर जो हिमायती पार्टियां हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, उन दोस्तों से हमारी नाराज़गी है कि एक चीज़ पर इत्तेफाक हुआ, फिर क्यों। और उलमा के साथ हमारे इसलिए इख्तिलाफ नहीं है, वो उलमा हज़रात जो वो चाहते हैं कि हम वज़ारत तालीम के तहत अपने मदारिस को रजिस्टर करेंगे, जो रजिस्टर कर चुके हैं हम उसी में रहेंगे, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तंज़ीमात इत्तेहाद मदारिस का, और मौलाना फजल रहमान साहब ने और JUI ने जो बिल, जिस बिल का इनिशिएटिव लिया, उसके मुताबिक हम 1860 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। जो 77 साल से मदारिस इसी में आ रहे हैं, ये जितने भी है, ये 1860 के एक्ट के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन होती रही है और आज तक भी है। तो जब है तो इस पर एतराज़ नहीं है, तो दीनी मदारिस पर क्यों एतराज़ है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि दीनी मदारिस को FATF के हवाले करेंगे या FATF की मर्ज़ी के मुताबिक पार्लियामेंट में कानून साजी होगी, तो फिर ये फैसला करना होगा कि पार्लियामेंट FATF का पार्लियामेंट है या 25 करोड़ आवाम का पार्लियामेंट। अच्छा, हाँ हाफिज़ साहब, अगर किसी भी वजह से ये कानून मज़ीद ताख़ीर का शिकार होता है, आपकी पार्टी ने क्या सोच रहे हैं? मुल्की एहतजाज वाला ऑप्शन है या मुज़ाकरात बातचीत के ज़रिए आप पर उम्मीद है कि अभी भी मसला हल हो जाएगा? और बार बार हुकूमती लोग लॉजिकल बात की बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात की बात करते हैं। शायद उनके ख्याल में लॉजिकल बात यह है कि मदरसे का काम दर्स देना है तो वो तालीम के अंडर आए, लेकिन ज़ाहिर है आपका मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। क्या लग रहा है आपको, कैसे हल होगा मामला? देखिए, आप जमीयत उलमा इस्लाम की तारीख़ देखिए, बावजूद इसके कि जमीयत उलमा इस्लाम के 8 फरवरी के इलेक्शन पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, उस नताइज को और उस इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम ने तस्लीम नहीं किया। उस पार्लियामेंट को जमीयत उलमा इस्लाम ने 47 फॉर्म पार्लियामेंट भी कहा है, लेकिन फिर भी जैसे भी है, जैसे मौलाना साहब ने कहा, हम बात करने के लिए भी तैयार थे और तैयार हैं। ये जो दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल है, ये तो बंदूक और बारूद और गोली के ज़रिए, धमकियों और डंडे के ज़रिए तो नहीं है। 2023 में जब PDM की हुकूमत थी, भी गुफ्त शनीद के ज़रिए यही बिल पार्लियामेंट में आया, लेकिन रोका गया। क्यों रोका गया? यही पार्टियां जवाब दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ था, वो जवाब दे सकते हैं। इस बार फिर पूरी माहौल और मुज़ाकरात और गुफ्त शनीद, बहस मुबाहसे के बाद वही बिल सामने लेके आया, पार्लियामेंट दोनों ऐवानों से पास हुआ। फिर क्यों रोगर्दानी की गई? यही तो हमारी सियासत और जमहूरियत का तकाजा है। हम कानून की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट और कानून के ज़रिए मसले का हल चाहते थे और चाहते हैं और हल हुआ भी, लेकिन रोगर्दानी किसने की? इन्हराफ किसने की? पार्लियामेंट की फैसले को फैसला ही न समझा। अगर फ़र्ज़ करें कि अनानियत से, ज़िद से ज़रूर वही कुछ करना है जो आलमी क़ुव्वतें चाहती है, फिर जमीयत उलमा इस्लाम और तंज़ीमात मदारिस अपने फ़ैसले में आज़ाद है। हम पार्लियामेंट की जंग लड़ेंगे। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में तय हुआ था और हम पार्लियामेंट की जंग लड़ेंगे। ज़ाहिर तय तो हुआ था और आपसे भी तय हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ अब्दुल्ला साहब। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाता है, ये ऊँट किस करवट बैठता है। एंड वील टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। पता नहीं क्या जज्बात होने चाहिए इस कहानी, इस सूरत हाल को लेकर, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ रहा है। मतलब
ये दर्जनों लोग डूब गए और पहला वाक़या हुआ नहीं है, और अफसोस ये है कि आखिरी भी नहीं होगा। ये जो गैर कानूनी मुल्क से बाहर जाने का सिलसिला है ना, इसमें डिस्करेज करने की लोगों को बहुत ज़रूरत है। इसमें आई एम सॉरी बट शायद हमदर्दी नहीं भी हो रही। इंसानी जान का ज़या दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है, ख़ानदान का इतना बड़ा लॉस है। मतलब माँ बाप रुल गए, बच्चे रुल गए, बहन भाई रो रो के निढाल हो गए। देखिए बात ये बहुत बड़ा रिस्क है, और ये लॉस रिस्क जो भी है, ये सारी वो चीज़ें जो कि खुद पैसा लगाया जाता है इसमें, और पैसे दे के खरीद रहे होते हैं, पैसे दे के, और पैसे भी अपने एसेट्स बेच के, पैसे दे के आप इस रिस्क में जा रहे हैं जिसमें आपको ये भी नहीं पता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, whether you will make it or not। और मेक इट का मतलब सिर्फ यही है। एक सेकेंड अब्दुल्ला, बड़ा मुश्किल है ना मेरे लिए बोलना, इसलिए बोलने दो। मेक इट में भी अगर आप कश्ती में सवार होकर कहीं पहुंच भी गए तो वहां भी आप मेक इट करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट्स अनदर क्वेश्चन मार्क। तो ये रिस्क से चीज़ भरी हुई है, और समझ तो आपको आ गई होगी। अभी जो यूनान में कश्ती हादसा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं, जहां दर्जनों पाकिस्तानी अभी भी लापता हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो जारी हैं, मगर बचने की उम्मीदें जो है वो बिल्कुल कम हो गई। मेरी बात सुने, दर्जनों पाकिस्तानी, इसमें ज़ाहिर एक इन्फॉर्मेशन तो नहीं हुई है, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन है, जो बच गए लोग, वो कह रहे हैं कि हमने दर्जनों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि यूनानी हुकाम की फराहम करदा नई मालूमात के मुताबिक कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 तो कन्फर्म हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा ही अल्टीमेटली होगी। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा है कि जाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशें सिफारत खाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाले 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्तियों को हादसा ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार होने की वजह से पेश आया, और ये गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे। मतलब शिकायत कर रहे थे पानी नहीं था, फला नहीं था, ढमका नहीं था, तो भाई क्यों होगा मतलब पानी? कि आप गैर कानूनी तौर पे जा रहे हैं तो आपका तो कोई राइट ही नहीं है कि आप किसी चीज को मांगे कि हमें जी पानी नहीं था, वॉकी टॉकी नहीं थी, सिग्नल्स। You cannot, you are not in that position। क्योंकि आप छुप के चोर रास्ते से चोरों की तरह जा रहे हैं ना। जब आप चोरों की तरह किसी मुल्क नाम में एक अलग बदनाम हो रहा है, मतलब वो सफारत खाना जो है वो आपकी लाशें ढूंढ के, आई एम सॉरी टू हैव टू से दिस, क्योंकि हम डिस्करेज कर रहे हैं इधर, इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ये हम पिछले साल वाले वाक़े के बाद अपनी जान जोखों में डालें, ना अपने घर वालों को जीते जी मारें। जीते जी मर गए ना आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपकी बीवी, क्या उन्हें हासिल हुआ? और जो खास तौर पे अब्दुल्ला जो लापता हैं, समझे वो हमेशा ही लापता रह गए, जरूरी तो नहीं है ना कि बॉडीज वगैरह मिले, तो वो पीछे फैमिलीज का क्या हाल होगा? वो क्या उम्मीद में बैठे रहेंगे कि कहीं निकल गए होंगे, कहीं बच गए होंगे? कहानी है। एक और कहानी भी होती है, आपको पता है, आई नो समबडी, जो कि एक रेस्टोरेंट पे हम जाते थे, वहाँ बड़ा ही शरीफ सा लड़का वेटर था। ठीक है, पता चला जी हम नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, पता चला जेल में। अब मैंने इंट्रीग्ड हुआ कि क्या हुआ, क्यों वो, और जाहिर है बड़े अरसे से वो लड़का हमारे सामने था कि जी किसी ने झांसा दिया कि तुम्हें दुबई भेज दूंगा, और वो उस झांसे में आके पैसे सब कुछ अपना बेच पे जाके लुटा के उसको पैसे दिए कि दुबई भेज दो, और जब एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने सामान दिया हुआ था, उस सामान में से हेरोइन निकल आई। मतलब इतनी बचकाना, बेवकूफ़ाना आजकल के दौर में, इस दुनिया में हरकतें करना कि हाँ जी मैंने पैसे दे दिए तो सब कुछ ठीक हो गया। It's not going to happen। मतलब हम बचपन से की बता रहे हैं, सुन रहे हैं कि कोई भेज रहा हो तो प्लीज किसी का सामान ना साथ लेकर जाएं। आज के जमाने में भी ये किसी को बताने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अब अगर आपको नहीं पता तो फिर ये आपका मसला है, क्योंकि ये हर किसी को पता है, ये चीजें पुरानी हो गई हैं, ये कोई नई बातें नहीं है। अच्छा जी, कुछ डिजिटल नेशन पाकिस्तान की बात करेंगे। थोड़ा सा मजे का खेस भी लगता है, लेकिन हो रहा है जी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया, और बिल IT की वज़ीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने पेश किया। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि नई कानून साजी से पाकिस्तान को डिजिटल कौम बनाने में मदद मिलेगी। डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल मईशत, डिजिटल गवर्नेंस को मुमकिन बनाया जा सका। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। दुनिया हो गई है डिजिटाइज, लेकिन हमारा तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा। कितना, वैसे आई एम सॉरी, कितना अजीब ये बात लगती है। मैं आपको कल परसों ही बता रही थी कि आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम अब्रॉड, और मेरे लिए सबसे ज़बरदस्त बात ये थी कि मैं ट्विटर देख रही थी। मतलब कोई बेसिक चीज़ें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम बेसिक चीज़ों पे लड़ रहे हैं। में शहज़ा फातिमा साहिबा ने बताया कि बिल के फ़वाइद क्या होंगे। अच्छा चले सुन लेते हैं।
मकसद ये है कि हमने इसके तहत जो एक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी बनाएंगे वो पाकिस्तान का डिजिटल मास्टर प्लान बनाएगी कि हमने आगे आने वाले वक्तों में किस तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। आप इकोनॉमी को देख लें, हमारे टैक्स सिस्टम उससे बेहतर होंगे, रेवेन्यूज जनरेट होंगे। आप इमेजिन करें कि आपका स्टेट बैंक का डेटा, FBR का डेटा, एक्साइज डिपार्टमेंट का डेटा जब इंटरऑपरेबल होगा तो टैक्स एवेजन में बेहतरी आएगी, मगर इसके साथ साथ हमारे लिए गवर्नेंस बहुत बेहतर होगी। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, गवर्नमेंट सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और जो सिटीजन एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट के साथ, आज बच्चों को लंबी कतारों में खड़े होकर किसी की डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने पड़ते हैं, कोई जो हमारे एक्सपैट पाकिस्तानी हैं वो अपोस्टाइल जो है उसके मसाइल में फंसे रहते हैं, पासपोर्ट हो गए, ID कार्ड हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं डिजिटाइज्ड और डिजिटल सिग्नेचर के साथ लॉक आपके फ़ोन डिवाइसेस के ऊपर आपको मौजूद होंगी। अच्छी बात है, आपने सारी चीज़ें गिनवा भी दी हैं शिजा फातिमा साहिबा ने, बट ये बड़ी नॉर्म हो चुकी हैं बाकी दुनिया में। बाय द वे इट सीम्स लाइक हमारे लिए बड़ी एक पेशकश है और बड़ी लग्जूरियस चीज़ें, दिस इज़ द नॉर्म। बिलाशुबा जदीद और तरक्की याफ्ता कौमों का मुस्तकबिल डिजिटल तरक्की से ही वाबस्ता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ आपको पता ही है ना, वो ऐसा लगता है हुकूमत उससे शायद पूरी तरह हम आहंग नहीं है। सवाल ये हो रहा है कि कई महीनों से इंटरनेट स्लो डाउन ने आम सारिफीन के साथ साथ IT इंडस्ट्री से अफराद को भी परेशान कर रखा है। फ्रीलांसर्स भी इंटरनेट में खलल की शिकायत करते हैं, कभी डेटा नहीं चलता, कभी वाईफाई नहीं चलता, कभी डेटा नहीं चलता, कभी वाईफाई नहीं चलता, कभी एहतजाज हो रहा है तो सब कुछ बंद हो जाता है, उससे भी क्या हासिल हुसूल होगा पता नहीं है किसी को। क्या अब लेट्स सी क्या होता है। इसी पे जरा उमर चीमा हमारे साथ, उनसे भी उनकी राय पता करते हैं ना कि व्हाट ही इज थिंकिंग। उमर, अब सुनी लिया आपने, हुकूमत ने ठानी है कि डिजिटल अथॉरिटी और डिजिटल कमीशन बनाने की, और ऐवान में बिल भी पेश कर दिया गया है। अब डिजिटल रेवोल्यूशन, इनकलाब की जानिब एक कदम कहा जा रहा है इसको, लेकिन एक ऐसा मुल्क जहाँ इंटरनेट का मिलना ना मिलना बाई चांस है, ये लिटरली बाई चांस है, वहाँ किसी डिजिटल इनकलाब का ज़्यादा सोचा जा सकता है और कितनी डेप्थ में सोचा जा सकता है? बात वैसे आपकी दुरुस्त है कि इस मुल्क में जहाँ के इंटरनेट मुयसर नहीं है उधर डिजिटलाइजेशन पर काम शुरू हो गया। अच्छा, और ये पहली दफ़ा कोशिश नहीं हो रही, इससे माजी में भी इस पर कोई कुछ काम हुआ, और बिलखसूस PTI के दौर में जो इन्होंने कहा कि हमने जो हुकूमती दफातर हैं इनको पेपरलेस करना है, हर चीज़ को डिजिटाइज करेंगे। फिर उस काम के लिए जिसको लेकर आए थे वो जो खातून थी गूगल से, तानिया, उसकी भी छुट्टी हो गई, और भी कोई एक दो लोग थे वो भी चले गए। अब शुनीद ये है कि उन्हीं को वापस लेकर आ रहे हैं। तानिया वो भी इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी, और एक कोई डॉक्टर सुहेल हैं वर्ल्ड बैंक से, वो भी आ रहे हैं। तो चलें, अगर कोई इस दफ़े ही काम हो जाए तो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल कि इसका एक जो मस्बत पहलू है, हुकूमत को इस बात का आइडिया होगा कि हमारी जो इकानमी है वो इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकती। आपका इंटरनेट जितना ख़राब होगा आपकी इकानमी मुतासर होगी, आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी उतनी कम होती जाएगी। तो अगर कोई ये इस तरह के लोगों की बात सुनना शुरू हो गए हैं, और इसमें मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरह दुनिया बदल रही है हम भी अपने आप को बदलने की कोशिश करें, तो ये मेरे ख्याल की एक मुस्बत कदम है। अच्छा उमर साहब, स्लो डाउन बंदिश वगैरह पर हुकूमत और PTI आज भी कुछ खुलकर बताने, हम मसला ये है बताते नहीं। क्या है आपकी रिपोर्टें होती हैं ना लोगों की, आपकी क्या रिपोर्टें हैं कि कोई वेब मैनेजमेंट सिस्टम, ये फायरवॉल वाला काम चल रहा है, लग गया है, जो अब मिशन ये जाहिर कर रहे हैं, जो अहदाफ हैं वो इन्हें हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं, या अभी भी हम उस आजमाइश की वजह से स्लो डाउन भुगतते रहेंगे? अच्छा, ये जो इंटरनेट स्लो डाउन का मसला है, और जो PTI की वजाहतें हैं, बेसिकली ये है कि एतमाद का खसारा इतना ज़्यादा है, कोई एक ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि वो अगर कोई सही बात भी करें तो वो गलत लगती है। अब यह है कि जो फायरवॉल इन्होंने लगाई है, और जो हमारे पास पहले एक इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फायरवॉल को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। और इसको आप ऐसे सोच लें कि आपको याद है कि जिस टाइम पाकिस्तान में बिजली की शदीद कमी थी, और फिर इधर IPPs लगने शुरू हो गए जी, कि पावर प्लांट्स आ गए हैं जी, अब जो है बिजली की कमी नहीं होगी। जब बिजली की कमी पूरी की तो पता चला कि हमारी तो ट्रांसमिशन लाइनें ठीक नहीं है, लोगों तक बिजली आपके पास है
लेकिन लोगों तक बिजली आप नहीं पहुंचा पा रहे। तो अभी हमारी जो फाइबर केबल है उसके साथ भी कोई इसी तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं, और जो जिसको इन्हें बहुत ज़्यादा संजीदा लेना चाहिए। हमारी मईशत बड़ी मुतासर हो रही है, एक ज़र मुबादला का एक अहम ज़रिया है इंटरनेट, और अगर उस पर हम कोई सुस्ती से काम लेंगे या कि एक सिर्फ जो आपसे इख्तलाफ रखते हैं उन लोगों को दबाने के लिए कि वो इंटरनेट पर मौजूद हैं, उसके बदले में आप बाकी लोग जो हैं उनका बिजनेस भी मुतासर करेंगे, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान भी मुतासर होगा। इट्स अ ट्रेजेडी डेफिनेटली। अच्छा उमर, ये भी बताएं कि एक तरफ ये सब तो ऑब्वियसली हो ही रहा है और दूसरी जानिब पीका के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, तो एक बार फिर नज़र आ रहा है कि तनकीद इस हुकूमत को भी बर्दाश्त नहीं है, एक्चुअली किसी को भी नहीं है। हुकूमतों में जो भी आए रवैया यही होता है, तो ये रवैया तब्दील हो सकता है? अब असल में डायलेमा है हमारा कि हुकूमत जो है उसकी तो पहले टॉलरेंस लेवल नहीं थी, बर्दाश्त नहीं थी। दूसरा, सोशल मीडिया आने की वजह से कोई एडिटर का रोल ख़त्म हो गया। हर बंदा जो उसके दिल में आता है, जो चाहता है वो लिख देता है, जो उसको वहम होता है कि फ़लाँ चीज़ ऐसे होगी है वो उस तरह बयान कर देता है, तो उसकी वजह से एक क्यास भी काफ़ी क्रिएट हुआ है। ये दोनों चीज़ें हैं जो फ्री स्पीच भी मुतासर हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो फेक न्यूज़ है, जिसके नतीजे में सोसाइटी में एक बहुत ज़्यादा एक रिजेंटमेंट और गमो गुस्सा वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। मेरे ख्याल केस में रेगुलेशन का बड़ा अहम रोल है, जो कि जिस बारे में ना हुकूमत तवज्जो देती है, और अगर देती है तो वो इसी तरह की होती है जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कोई ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बंदा जायज़ उन पर तनकीद कर रहा है तो ये उसको बर्दाश्त कर पाएँ, वो बल्कि रेगुलेशन में एक अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं कि जिसमें जो हमारे खिलाफ बातें करने वाले हैं हम किसी तरह इनका मुंह तो बंद करें। तो मेरे ख्याल है कि हुकूमत को ये सोचना होगा कि जो दुनिया बदल रही है हम भी अपने आप को बदलें। अगर हमने तनकीद बर्दाश्त करनी है तो वो किस अंदाज में करनी है, या अगर हमारे में प्रोपेगेंडा हमारे बारे में चलता है, हमारे बारे में फेक न्यूज़ आती है, तो हमने उसका तदारक कैसे करना है कि हमने एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह एक इंटेंसिफाई करना है ताकि वो भी लोगों तक पहुंच पाए। अगर ये समझ में आ जाए तो क्या ही बात है कि फेक न्यूज़ का तदारुक ये समझ आता है कि न्यूज़ सोर्स को बंद कर दो। न्यूज़ सोर्स को बंद करके कभी भी फेक न्यूज़ का तदारुक नहीं हो सकता, फिर और ज़्यादा फेक न्यूज़ होती है, क्योंकि जो झूठ होता है वो उतनी ही तेज़ी से फैलता है जितना ज़्यादा आप सच्ची खबरों को और फैक्ट बेस्ड न्यूज़ को प्रमोट करेंगे, उनका बहाव ज़्यादा होगा। मतलब आप अंदाजा करें ना, एक झूठ को फिर छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने उनकी पड़ेंगे, विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आप इसको काउंटर कर सकेंगे, बजाय इसके कि चलो जी ब्लैंकेट बंद ही कर दो। थैंक यू उमर, थैंक यू। सो इतनी कोई ये मुझे गुस्सा चढ़ गया इस खबर पे, और ये कल से ऑब्वियसली वायरल भी हुई है। कराची नहीं, आप बताएं। कराची में राह चलती खवातीन को हरासा करने के वाक़यात का सिलसिला जारी है। कराची में तो चलें रिपोर्ट हो ही जाता है कहीं ना कहीं से, अगर विजुअल नज़र आ जाए। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पर ये नहीं हो रहा है? लुक एट हिम, मतलब कहाँ से आते हो? कोई फैमिली, कोई ख़ानदान, कोई तरबियत, कोई पढ़ाई लिखाई, कुछ है बैकग्राउंड में? व्हाट इज़ दिस? समझ नहीं आती ना कि बंदा क्या कहे। ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास और खौफ व हिरास की वजह सर्टनली यही वाक़यात बनते हैं। अच्छी बात यह हुई है कि खातून के सामने नाज़ेबा हरकत करने वाले औबाश नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सो ये हम वेल्डन कहेंगे। और पुलिस के मुताबिक सुरजानी में यूसुफ कोट के मकाम पर खातून को हिरासा करने के वाक़े की वीडियो सामने आई। ये औबाश नौजवान दोस्तों के सामने ऐसी नाशाइस्ता हरकत कर रहा था और दोस्त इसकी वीडियो बना रहे थे। आई एम श्योर टिकटॉक पे चढ़नी होगी, ऑब्वियसली कोई बेट होगी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड। आप अगर वो वीडियो देखें तो लोग बाइकों पे जा रहे हैं, साइकिलों पे ठट्ठे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। इट्स नॉर्मल। मुझे तो इस बात से ज्यादा एक खतरनाक ये सिनेरियो नॉर्मल है कि एक गंदा अंडा है, ये तो है, चलें वो तो एक गंदा अंडा है, लेकिन इस माशरे में उसको कोई ये बताने वाला नहीं है कि तुम गलत हरकत कर रहे हो, तुम ये घटिया हरकत रोकने वाला बता तो कोई देगा नहीं। तो रोकना तो बहुत दूर है। मैं कहता हूँ ये उसे कोई ऊंची आवाज में कह भी नहीं रहा कि भाई तमीज से। क्या एक्सप्लेनेशन दी फिर उसने, क्यों कर रहा था?
ये तो हम जानते हैं। अभी पुलिस के मुताबिक किसी खातून या इसके घर वालों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। नहीं कराती यार लड़कियां शिकायत दर्ज, भाई नहीं कहाँ, भूल जाए। ये टू मच एक्सपेक्टेशन है। पुलिस का कहना है हाँ किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जहाँ कोई खातून हरास हो रही है तो शिकायत जरूर दर्ज करानी चाहिए, लेकिन गली मोहल्लों में ये बच्चियां नहीं, इनके अपने मसाइल बहुत हैं। सो हमें इनको प्रोटेक्ट करना है वैसे मतलब आप सोचें लेकिन कंप्लेंट भी करने जाएंगे तो किस की कंप्लेंट करेंगे? ये इनकरेज जरूर करेंगे, ये नहीं हम कहेंगे, हम ये जरूर गुजारिश जरूर करेंगे कि इनके जो घर वाले हैं वो इन्हें जरा इनकरेज करें, इन्हें हिम्मत दें, हौसला दें कि अगर ये शिकायत दर्ज कराएंगी तो फिर कार्रवाई भी होगी और आगे से और बच्चियां भी महफूज रहेंगी इस तरह के लोगों से। नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ अ सिनेरियो जहाँ इतना गुस्सा चढ़ जाए किसी को और कोई दलेर बच्ची हो कि आगे से जाके चपेट वगैरह लगाए, व्हाटएवर, दीज काइंड ऑफ बॉयज विल लाइक दैट। इसलिए फिर वो दूर रहती हैं कि क्या करना इस बारे में, क्या इनको सुनाना या कंप्लेन करना, रिपोर्ट दर्ज करना। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। काशिफ बताइएगा कैसे इसकी गिरफ्तारी अमल में आई और अभी क्या बताया इस लड़के ने, क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा था? देखिए, हमारी इस हवाले से एसएसपी वेस्ट से भी बात हुई है, अब्दुल्ला नुमा, और उनकी जानिब से बताया गया है कि हफ्ते की रात की ये वीडियो है और उस रोज़ ये वाक़या कुछ ऐसे रिपोर्ट हुआ कि कुछ इसके दोस्त थे, अली नामी ये मुलजिम है जिसको जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और इस वीडियो के अंदर जो है ये एक गैर अखलाकी हरकत करते हुए नज़र आता है, कपड़े उतारता है और इस तरह की तमाम तर चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है और इस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब इस मुलजिम का वीडियो स्टेटमेंट सामने आता है तो उसमें ये बाकायदा तौर पर इस चीज़ का एतराफ़ भी कर रहा है और साथ साथ ये भी बता रहा है कि दोस्तों ने कहा था तो ये वीडियो बनाई गई। लेकिन जब हम इस वीडियो को देखते हैं तो ना सिर्फ वहाँ से मोटरसाइकिल पर लोग गुजर रहे हैं, एक खातून गुजर रही है जो बुरखा पहना हुआ है उसने, लेकिन उसके बावजूद जब ये इस तरह की हरकत कर रहा है वो खातून इसको रिस्पॉन्स नहीं करती और वहाँ से गुजर जाती है बड़ी खामोशी से। लेकिन जो करीब में लोग मौजूद हैं, एक शॉप नज़र आ रही है वीडियो के अंदर, वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, वो बजाय इसको रोकने के तमाम तो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं उस वक्त उस वीडियो के अंदर। उसके बाद इस वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज होता है, चूँकि जैसे कि आपने भी बताया कि खातून सामने नहीं आई है। सुरजानी थाने में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ और इस मुलजिम को जो है वो बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपनी नौयत की पहली वीडियो नहीं है। जब हम पुलिस हुकाम से बात कर रहे हैं उनकी जानिब से बड़े धड़ल्ले से ये बता दिया जाता है कि इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इस तरह के मुलजमान को गिरफ्तार करने के बाद उनको करार वाक़ई सज़ा जो है वो नहीं दिलवाई जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट हो रहे हैं बार बार। बाकायदा तौर पर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छा, वैसे पहले भी आपको पता है ऐसे केसेस हुए थे, अभी और केसेस हो गया। वो एक केस जिसमें आज तक वो बंदा मिला ही नहीं। हाँ, वो क्या मुकदमा बनता है इनके खिलाफ, मतलब क्या सजा होती है और कोई सजा भी होती है या बस 2-4 दिन बाद जमानत पे बाहर आ जाते हैं? बिल्कुल, इस पे देखिए 502 सेक्शन लगाई गई है, साथ साथ कुछ मुकदमात में जो है वो टेलीग्राफ एक्ट लगाया जाता है। लेकिन असल में जब पुलिस हुकाम से हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि जब कोई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो ये FIA का डोमेन बनता है, तो हमारा डोमेन नहीं बनता। लेकिन उसके बावजूद चूँकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्रेशर में आकर पुलिस इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन सेक्शन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है जिसकी वजह से इस तरह के मुलजमान हमने देखा है कि बाहर भी आ जाते हैं। बिल्कुल, हुमा ने भी कहा कि कुछ अरसा कबल एक वीडियो वायरल हुई थी, उसका मुलजिम आज तक नहीं पकड़ा गया। तो बेशतर ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिनकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है लेकिन उनके मुलजमान नहीं पकड़े जाते हैं। बिलाखिर सुरजानी के इस मुलजिम को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तार करने के साथ साथ अब देखना ये कि जो मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है क्या उसे परसू किया जाता है। पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि अगर विक्टिम खुद सामने आ जाए और वो मुकदमे को परसू करे तो मुकदमा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। चूँकि इस मुकदमे के जब हम मतन को पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि बाकायदा एक बताया जा रहा है कि एक शख्स था, उसकी जो है वो वीडियो हमें नजर आई और उसके बाद पुलिस की नफरी गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक अच्छा, ये जो इसके साथी हैं, चूंकि मुकदमा दर्ज करना था, लेकिन इनसे भी पुलिस ने कोई पूछा है कि तुम ये इसमें अकम्प्लिस हैं ना, इसके साथ हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसको हल्लाशेरी दे रहे हैं?
बिल्कुल एसएसपी जो वेस्ट हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई है उसको भी हिरासत पे लिया जाएगा और जो करीब लोग मौजूद हैं कि आया किसी ने इसे रोका क्यों नहीं। जब वीडियो देखते हैं हम तो उसमें बाकायदा लोगों के हंसने की आवाज़ भी आ रही है और बहुत सारे लोग हंस भी रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं इस तमाम तर मामले के अंदर। तो उन लोगों को भी जो है वो हिरासत में लिया जाना चाहिए। थैंक यू आपका काशिफ अशफाक। हम किस किस को हिरासत में लेंगे? यू नो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अस एज अ सोसाइटी एज वेल। आई एम सॉरी बट एक तो कर रहा है, बाकी हंस रहे हैं, बाकी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स ओके। और मैं एक बात बताऊं, इस सारी सिचुएशन में मुझे ऐसा देख के नहीं लगा कि ही डिड इट जस्ट फॉर दैट लेडी। नहीं वीडियो बन रही थी, कंटेंट बन रहा था, कंटेंट। यकीनन कोई बेट होगी, कोई टिकटॉकर होगा या कुछ इस किस्म की चीज होगी कि आओ जी कपड़े उतार दो, तो उसने कहा मैं उतार देता हूं। तो इट इज आई एम श्योर इट्स नॉट specifically for any woman, it's for everybody. The quality of content that is being produced in Pakistan and which is being consumed, आप उससे हमारे इंटेलेक्ट का अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारे शऊर का अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ वो लोग जो लाखों रुपए गड्डियों की सूरत में उड़ा रहे हैं, शादियों पे उड़ा रहे हैं, और डॉलरों की वेलें हो रही हैं। मतलब these are the content that people are, this is the content that people are consuming. Sick. I'm sorry but it's sick. और लोग देख रहे हैं। मतलब बड़ी तशवीश भी होती है हालात को देखकर। सवात शांगला से मैं सुबह ही देख रहा था कि किस तरह दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी ख़बरें दिन में एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा आना। हम कभी बैठ कर सोचें कि ये जो शहादतें हो रही हैं या ये जो हमले हो रहे हैं, कुछ और हमलों का भी हम तस्करा करेंगे कि क्या मामला है और ये कब से चला आ रहा है और इसका हल क्या है। और बड़ा इंसान जज्बिस भी होता है, फ्रस्ट्रेट भी होता है, गम गुस्से का शिकार भी होता है, लेकिन ये है जैसा कि तो इस बात पे रो रहे हैं ना कि जी हमारे मुल्क में आउट ऑफ एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हमारे मुल्क में पोलियो अभी तक है नहीं, फ्लरिश कर रहा है। मतलब नंबर्स कम होते हैं उसके बाद बढ़ते हैं, तो ये फ्लरिश होने वाली बात हुई ना। और इस वक्त साल की आखिरी वैक्सीनेशन मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 2024 पाकिस्तान में पोलियो के हवाले से बदतरीन साल साबित हुआ है, बिकॉज द नंबर्स हैव क्रॉस्ड व्हाट 50-60 और समथिंग। I'm not kidding. मतलब ये वाकई पाकिस्तान के लिए ये अलार्मिंग है। आलमी सतह पे भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दुनिया हमें ना यूं आंखें फाड़ के देख रही है कि हो क्या रहा है। नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, आंखें फाड़ के देखें ना कि क्या हो रहा है तो वो एक और बात होती है। जब रिजाइंड हो ना कि इनके साथ तो यही होना है, ये तो यही करेंगे, दैट इज अ किलर। क्योंकि इतनी मेहनतें, इतनी कोशिशें, सिंगल डिजिट्स में बात आ जाना कि एक का दुक्का ही केसेस निकल रहे हैं पोलियो के, उसके बाद भी अगर ये हो रहा हो तो फिर ऑब्वियसली मेरी बात सुने, जब पोलियो एहलकारों को हमलों का निशाना बनाया जाएगा, जब पुलिस एहलकार जो पोलियो टीमों के साथ होंगे उन्हें शहीद किया जाएगा, और ये फितनातुल खवारिज ही कर रहे हैं ना, ये दहशतगर्द। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी माइंडसेट का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का मंसूबा है, ये दहशतगर्दी है। वरना किसी को क्या मिल जाएगा कि जी पोलियो के खतरे नहीं लगने चाहिए, वाई? मतलब अटक देख लें, कोहाट देख लें। कल की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में मुसल्लह मुल्ज़मान ने फायरिंग करके पोलियो पर मामूर पुलिस एहलकार और एक पोलियो वर्कर को शहीद कर दिया। एक वर्कर शहीद, मतलब ये आदमी क्यों शहीद हुआ? ये अपने घर से इस कौम के बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए पैदल चल के लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा था, सदाएं लगा रहा था कि प्लीज ये 2 कतरे पिला लो, मतलब अपने बच्चों की जिंदगी बचा लो। इसका ये प्रोफाइल था कि ये मदद करने की कोशिश कर रहा है और अगला ये सोचा है हाउ डेयर ही, आओ इसको मार दे, आओ कत्ल करें इसको। मतलब ये ऐसे नहीं है, ये इतना नहीं आसान कि ये मंसूबा बंदी है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की मंसूबा बंदी है, ये दहशतगर्दी है। वजीर आजम ने क्या कहा है, पोलियो ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज, उस हवाले से देखें। वाक़यात बढ़ गए और आज तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की और सूबाई हुकूमतों की अल्लाह ताला के फजल करम से ये हमारी भरपूर कोशिश है, कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह हम इस बार इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की
सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। अच्छा जी, ये दुआ तो की जा सकती है कि पोलियो का बिल्कुल हुमा करक में भी पुलिस पर फायरिंग की गई, एक पुलिस एहलकार वहां जहां बहक हुआ, एक पोलियो वर्कर शदीद जख्मी है। मतलब ये क्या चल रहा है भाई? ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं ना कि पुलिस एहलकार इन पोलियो टीमों के साथ दे दें। क्या बख्तरबंद गाड़ियों में तो भेज के पोलियो के कतरे पिला नहीं सकते? दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है इस बात को लेकर। दैट्स राइट। और ये मक्खी भी बहुत हमें तंग कर रही है। खैर, इन एनी केस इस पे जरा बलूचिस्तान में दूसरी दफा ये मुहिम मुलतवी हुई है इसी वजह से, बिकॉज इट्स नॉट सेफ। अंदाजा करें, मतलब इट्स, आपने ये बख्तरबंदियों का कहा है ना, आई एम जस्ट थिंकिंग कि मतलब पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया जाए इस चीज पे, आर्मी बुला दी जाए। ये फोर्स ही है जो मतलब साथ लगी हुई है। अंदाजा करें कि आप कोई सही वेपनरी लेके जा रहे हैं पोलियो के कतरे देने के लिए बच्चों को, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सेप्टेड नहीं है। डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर पोलियो प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा ज़ीशान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि पर्टिकुलरली पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। केसेस भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा से सबसे ज़्यादा केसेस इन्हीं दोनों सूबों से रिपोर्ट होते हैं और सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है। ज़ीशान साहब बताइएगा, करक में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसकी इंक्वायरी वगैरह तो चलें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या पोलियो मुहिम भी रोकना पड़ेगी या रुक गई है? इन हालात में काम करना तो बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, करक में आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें हमारे एक पोलियो वर्कर को शदीद चोट है, जबकि हमारे एक पुलिस जवान ने जाम शहादत नोश फरमाई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम नौजवानों की, LEAs की सपोर्ट की और पुलिस डिपार्टमेंट की सपोर्ट की, जो इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना देने से भी दरेग नहीं करते और हमारी इस मुहिम को कामयाब करने की भरपूर कोशिश करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल हमारे जो पुलिस जवान हैं उनके अज़म को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और इंशाअल्लाह रहमान करक में जो है पोलियो की कैंपेन जारी रहेगी। इश्यूज़ बहुत से हैं, हमें ये पता है कि सिक्योरिटी के मसाइल तो ऑब्वियसली हैं और वालिदैन की जानिब से कतरे पिलवाने से इनकार की इतलात भी सामने आ रही हैं। तो ये सब सामने रखते हुए महकमे ने इस बार क्या टारगेट फिक्स किया है और क्या उम्मीद है कि ये टारगेट जो है ये हासिल हो जाएगा? जी बिल्कुल, इस कैंपेन चूँकि ये हमारी सर्दियों की कैंपेन है तो उसमें वैक्सीन की एफिकेसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसको टेक्निकल अल्फाज में लो ट्रांसमिशन सीज़न की कैंपेन कहते हैं और ये काफ़ी एक अहम होती है। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से जनाब चीफ सेक्रेटरी साहिब के चेयर की तरफ से और सेक्रेटरी साहिब की चेयर की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस गई हैं तमाम DCs और DHOs और DPOs को कि इस कैंपेन को हमने हर हाल में बहुत ही सक्सेसफुल बनाना है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि क्योंकि नए प्लान के साथ जो है हम आए हैं, इसमें रिफ्यूज़ल कन्वर्जन कमेटीज़ जो है वो उनको हमने हफ्ते इतवार से जो है मोबिलाइज़ किया था और उसने काफ़ी रिफ्यूज़ल को कन्वर्ट भी किया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कैंपेन के ख़त्म होने तक हम इस बार अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे और ये कैंपेन जो है वो एक सक्सेसफुल कैंपेन होगी। अच्छा, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो आम अक्ल की बात है कि अपने बच्चों को बीमारियों से बचाना है, इसके लिए वैक्सीनेशन ही दस्तयाब है, वो मुफ्त है, वो आ रहे हैं घर पे, वो लगाएं। लेकिन बदकिस्मती से लोगों की समझ में, बास की समझ में बात नहीं आती, जितनी भी आप कैंपेन कर लें। तो क्या वक्त आ गया है कोई नई कानून साजी हो, कोई नए प्रोटोकॉल सेट हो ताकि कतरे ना पिलाने वालों को किसी सज़ा का भी खौफ डर हो? जी बिल्कुल, चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया के वो वाहिद ममालिक है जहाँ पे पोलियो वायरस की सर्कुलेशन अभी भी है और इंटरनेशनली हमारी जो पब्लिक इमेज है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। हमारी मुल्क की साख्त को काफ़ी दचका लगा है पोलियो ना ख़त्म करने की वजह से। तो मेरी तो तमाम वालिदैन से यही अपील होगी कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और जो क्रॉनिक रिफ्यूज़ल्स हैं जो कि बिल्कुल ही अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाएं, तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इंशाल्लाह बहुत जल्द ही इनके ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई भी करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का ज़ीशान खान, डिप्टी कोऑर्डिनेटर पोलियो प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा। डेफिनेटली इट इज़ अ चैलेंज। और आप वेदर कंडीशंस देखें जिसमें पोलियो बर्फबारी हो रही है और उस वेदर कंडीशन में आप कहीं पहुंच जाएं और आगे से वालिदैन कह दें जी हमने नहीं कतरे चाहिए हमारे बच्चों को। मतलब आई फील सैड फॉर दोज बच्चे कि उनके डिसीजन मेकर्स क्या हैं, कि उनके लिए क्या सोच रहे हैं।
कि कोई दूर से कोई कतरे लेके आया है कि वहाँ बचत हो जाए, और माँ बाप जो हैं या जो भी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने नहीं पिलवाने। वैसे इलाके में तो पता होगा ना कि किसने हमला किया पुलिस पर या पोलियो वर्कर पर। हाँ। इलाके वाले उसे इलाका बदर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उसे पुलिस के हवाले करते? हाँ, ये अच्छी बात है। अभी हम मौसम की बात करेंगे और मौसम की सख्तियों की बात कर रहे थे, लेकिन थरपारकर में जब सर्दी आती है तो क्या माहौल बनता है ये हमें बता रहे हैं। और अच्छा बनता है, अच्छा ही बनता है मुझे लग रहा है, देख के पता लगेगा। अब्दुल गनी है हमारे साथी, वो बता रहे हैं हमें। जी बिल्कुल, सहराए थर भी इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। यहाँ पर रात में दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, मगर इलाका सहराई और रेतीला होने के बाद सर्दी की शिद्दत इससे कहीं ज़्यादा महसूस की गई है। आज यहाँ पर सुबह के औकात में दर्जा हरारत 10 से 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से थर के देही इलाकों में कच्चे झोपड़ों में बसने वाले बासियों के लिए यह शदीद सर्दी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। वहाँ थर के सहरा में जब सुबह के वक्त सूरज निकलता है और थर के जो ये रिवायती घर हैं इनके खुले आंगन में जब सूरज की धूप उतरती है तो ये सूरज की धूप इनके लिए किसी नेमत से भी कम नहीं होती। ऐसे में थरीबासी सुबह के वक्त सूरज की धूप का सहारा लेते हुए जो है वो सर्दी से निबरत आजमा होते हुए दिखाई देते हैं और अपने जिस्म के दर्जे हरारत को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सहराए थर में पहनावे की बात की जाए तो रिवायती तौर पर सर्दी से बचने के लिए थरी शालों को इस्तेमाल में लाया जाता है, जो यहाँ पर हाथ से बनाई जाती हैं, जो कि सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए खासी मुआविन साबित होती हैं। ऐसे में थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने सर्दी से बचने के लिए सस्ते लंडे बाज़ारों का भी रुख किया हुआ है, जहां से वो जैकेट्स, टोपी, जर्सियाँ और दीगर गर्म मलबूसात खरीद करके अपने आप को सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जो थरपारकर में सर्दी आती है ना, ये जो खेस और ये जो शॉलें होती हैं मोटी खद्दर टाइप, ये बड़ी कलरफुल होती हैं और एंड सो क्लोज टू नेचर। अच्छा बाय द वे मुझे ये वैसे ये हट्स और ये सारा ना, और आई गेस मैं दूर बैठे हुए देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और जब आ रहे हो तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता होगा, पर इट डज लुक प्रिटी। पता नहीं समहाउ मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। और इसमें भी सफाई आप देख लें, नफासत है, सफाई कितनी है, गंदगी नहीं है। सो या अच्छा जी, आज होना है हमारा पहला वनडे अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका। 3 वनडे मैचेस की सीरीज पर मुश्तमिल ये सीरीज है और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा। अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान T20 सीरीज की शिकस्त भूलकर वनडे सीरीज में जीत का तसलसल जारी रखेगा। वनडे हम जीत रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, हम जीत रहे कैसे कहा है आपने? बिकॉज हम जीत रहे हैं आजकल। मतलब जिम्बाब्वे को भी हमने वनडे सीरीज में शिकस्त दी है। पाकिस्तान टीम के लिए चैलेंज ये है कि T20 में जनूबी अफ्रीका ने ज्यादातर नए खिलाड़ियों को मौका दिया था, उसके बावजूद पाकिस्तान हार गया। तीसरा मैच तो बारिश की वजह से नजर हो गया था, लेकिन अब वनडे में मेजबान टीम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेगी। ये ज़रूर है कि आज के मैच में कप्तान जो हैं उनको आराम देने का फैसला किया गया है। टीम की क़यादत एडम माकम करेंगे। सीरीज जीतने के लिए टीम को पूरी जान लड़ाना पड़ेगी। अब अच्छा, कप्तान का क्या कहना है ये भी तो सुन लीजिए फिर। T20 सीरीज वो खत्म हो गया हमारे लिए। कुछ रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था। हमने पर्सनली ज़्यादा फोकस भी ODIs पे किया हुआ है, क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी आ रही है उसके लिए हम कोशिश करें कि हमारी तैयारी बेहतर से बेहतर हो। और ये जो फॉर्मेट है T20 और ODI दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हमारा एक जो रिदम बनना हुआ है ODI में, अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे भी इंशाल्लाह उसको बरकरार करने की कोशिश करेंगे। जितने भी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लेयर्स होते हैं वो सारे कप्तान ही होते हैं, क्योंकि मैं जिससे भी डिस्कस करता हूँ तो हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं वाला अल्फाज तो ख़त्म ही है। हम सारे हम जितने भी हैं, हमारी सोच हम मिला के ही करते रहते हैं। हमारे से सोच में अब से T20 सीरीज जीती है, श्रीलंका से सीरीज जीती है, तो वो एक वो जो थोड़ा सा एज है वो इनको मिला हुआ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो अभी हमने भी अल्लाह के फजल से ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर जिम्बाब्वे में सीरीज जीती, तो ये मेरे ख्याल से एक टफ मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि वो भी अगर उनके पास मोमेंटम है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी मोमेंटम बनी हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह कि रिजल्ट बहुत डिफरेंट आएंगे।
अच्छा जी, रिजवान के साथ बाबर आजम से गैर मामूली परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही है क्योंकि वनडे में उनका रिकॉर्ड जो है ना वो काफ़ी अच्छा है बाय द वे दोनों का साथ, और इस फॉर्मेट में वो बड़े कंफर्टेबल भी नज़र आते हैं। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू फेयर टुडे। पहले हम बता चुके हैं 5 बजे शाम को ये मैच स्टार्ट होगा। अहमद शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद भाई। अहमद भाई, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़ आज से फाइनली शुरू हो रही है। हम कहेंगे कि वनडे में हमें एज मिला हुआ है, आजकल हम जीतते आ रहे हैं, लेकिन ये सीरीज़ बड़ी अहम है क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है और वो इंशाल्लाह हमारे यहाँ होनी है। सो उसके लिए टीम बिल्डिंग है, एक मोराल सेट होना है। मौजूदा फॉर्म जो आपको नज़र आ रही है इस सीरीज़ में, क्या लगता है कौन फेवरेट है? जी ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि आने वाली है, सर पे खड़ी है और इसकी एक अहमियत है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ से पता लग जाएगा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट कि आप होस्ट भी हैं इस दफ़ा और आपको होम क्राउड के आगे खेलना है, और होम क्राउड का जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ प्रेशर भी होते हैं। और इस करंट जो हालात अभी पाकिस्तान टीम के देखते हैं नजर आ रहे हैं हमें, ये कोई इतने अच्छे नहीं है। दो के ओडीआई सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जीती है, जिसमें पहला मैच पाकिस्तान हारा, दूसरा मैच जीत गया और तीसरे मैच में उन्होंने अपने लड़के नहीं खिलाए। तो और उसके बाद जो है व्हाइट वॉश हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ उस पूरी सीरीज में T20 की, और फिर जिम्बाब्वे में भी 2 मैच हारे। फिर साउथ अफ्रीका में भी आप देखें उनके 8 से 9 प्लेयर नहीं खेल रहे थे और दोनों मैच हार गए। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, और ऑलमोस्ट वही टीम भी खेल रही है जो T20 के अंदर होती है। तो अगर बड़ा मुश्किल होने वाली है, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी बच्चे जो खिलाए थे T20 में वो आपसे जीत गए हैं, और अब तो उनके कुछ हद प्लेयर जो है ओडीआई सीरीज में वापस भी आ रहे हैं, तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन नेवरदलेस होप्स आर स्टिल अलाइव। होपफुली पाकिस्तान इस दफा अपने फैंस को मायूस ना करे और अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस करे। और लेकिन कौमी टीम में जो भी आएगा देयर हैज टू बी अ सिस्टम देयर। एमी तो नहीं बीच में एंट्री। हम उन्हें बच्चा कह लें या बड़ा कह लें, दे आर प्लेयर्स एंड ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, और हमें किसी को भी हल्का नहीं लेना चाहिए। एंड देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम। अच्छा ये बताएं कि आज के मैच के लिए आपके ख्याल में कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर बॉलिंग को अगर देखा जाए तो क्या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए या फिर कोई स्पिनर है उसको भी रखना चाहिए? व्हाट डू यू सी? देखिए कॉम्बिनेशन तो बेस्ट यही होता है कि आप जब पिच और ग्राउंड के वहां मौजूद होते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है नहीं है, वेदर किस तरह का है, तभी आप बनाते हैं। लेकिन पास्ट के अंदर पाकिस्तान ने काफी गलतियां जरूर की हैं अपनी प्लेइंग 11 बनाने में, और जिस तरह सुफियान मुकीम को उस दिन रिजवान ने आखिरी ओवर जो करा दिया, उससे पहले उस बच्चे ने अच्छी खासी बॉलिंग की हुई थी, और वो जो आखिरी ओवर उसको करा दिया उसमें उसको 3 छिक्के पड़ गए, तो और उसके बाद उसको अगला मैच नहीं खिलाया। तो मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ कि प्लेइंग 11 डज मैटर, लेकिन एट द सेम टाइम जो यंगस्टर्स अगर आप उनको यूटिलाइज ही ठीक तरीके से नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक सुपरस्टार एक यंगस्टर प्रोड्यूस कर दें, ऐसा आप कर ही नहीं पाएंगे। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप का रोल। मैं बार बार रिजवान के बारे में एक चीज जरूर कहता हूं कि बेशक टैक्टिकली ग्राउंड के अंदर थोड़े से वो बाकियों से बेहतर होंगे, लेकिन एक कप्तान का काम सिर्फ फील्डिंग खड़ी करना नहीं होता है। एक कप्तान विजनरी होना चाहिए, एक कप्तान को हेल्पफुल होना चाहिए, और इक्वालिटी रखना आना चाहिए अपने सारे प्लेयर्स के अंदर, ना सिर्फ अपने फ्रेंड्स को कोशिश करना कि ठीक तरीके से ओब्लाइज करे या वो उनकी बारियां ठीक नंबर पे आ जाएं। इनफैक्ट जो यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, अभी आप देखें कि कितने यंगस्टर्स आए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, लेकिन क्या किसी एक को भी प्रॉपर तरीके से मौके मिल पाए हैं? नहीं। और इन दी एंड होता ये है कि आप ये बोल देंगे देखें जी हमने तो 6 यंगस्टर्स ट्राई कर लिए लेकिन किसी ने परफॉर्मेंस नहीं की। नहीं भैया, आप उनको उनके नंबर पे तो खिलाओ। फिर जब आप नंबर पे खिला देते हो उनको प्लान्स जो है ना आप बिल्कुल डिफरेंट दे देते हैं, ठीक है, जिसमें इतना रिस्क इन्वॉल्व होता है और आप अपनी गेम से हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और फिर जैसे ही एक आधा मैच जिस तरह सुफियान मुकीम का बुरा गया है उसके बाद आप प्लेयर्स को निकाल देते हैं। तो कॉम्बिनेशन आप जो भी खिला लें, जब तक उसमें इक्वालिटी नहीं रखेंगे और कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, रिजल्ट को तब्दील किस तरह हो सकते हैं रिजल्ट। और कितने अरसे से आप एक ही तरह की क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और एक ही तरह के प्लेयर्स के साथ खेलते आ रहे हैं, और जब आपकी ये सारी चीजें एक जैसी हैं और आप कोई चेंजिंग नहीं लेके आ रहे, तो रिजल्ट्स में आप किस तरह चेंजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
अच्छा चलिए, ये तो लेट्स सी, हम उम्मीद करेंगे कि जो कप्तान हैं वो कुछ नया आजमाएं, साइम वगैरह से भी बॉलिंग कराएं, लेकिन इस सीरीज़ के बाद टेस्ट सीरीज़ है और आप जानते हैं कि रेड बॉल कोच जेसन गिलिप्सी जा चुके हैं। वो कहते हैं कि उनके पास कुछ करने को था नहीं सिवाय कैचों की प्रैक्टिस कराने के लिए, इख्तियारात ही कुछ नहीं रह गए थे। आपकी नज़र से गुजरी उनकी वजाहत, आप समझते हैं कि उनकी वजाहत में वज़न है? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह हम मिस ट्रीट करते हैं अपने फॉरेन कोचेस को, आगे ही बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, जो पास में रेपुटेशन है पाकिस्तान की फॉरेन कोचेस के लिए, जिस तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। अब एक और इस तरह का सामने आ गया, पहले गैरी कर्स्टन चले गए, उसके बाद सारे इख्तियारात ले लिए गए। ये निकालने वाली बातें होती है ना, जब आप इस तरह की चीजें स्टार्ट कर देते हैं क्रिकेट बोर्ड, तो वो एक मैसेज दे रहा होता है क्लियर अपने कोच को कि भाई अब आपकी हमें जरूरत नहीं है, अगर आपने डमी बन के रहना है तो रह लें, नहीं तो आप इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने मजबूर किया पीसीबी ने। अब वो देखिए ना बयान आने लग गए हैं, वो जहां जहां भी जाएंगे पूरी दुनिया में, आप सोचें कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या बातें करेंगे, और देखिए कि आगे के लिए पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा किसी भी फॉरेन कोच को पाकिस्तान लेके आना। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है जो पाकिस्तान सेट कर रहा है, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो जिस तरह के लोग पीसीबी चला रहे हैं, बहुत अनप्रोफेशनल लोग हैं। पहले किसी को यूं लेके भी आ जाते हैं और उसके बाद यूं बाहर भी कर देते हैं, कोई मेथड नहीं है। मतलब एक सीरीज, इंग्लैंड की सीरीज 2 मैचेस जीतने पे आकिब जावेद साहब को पता नहीं किन किन चीजों से नवाज दिया गया। कुछ यही हालात है पाकिस्तानी क्रिकेट के कि इस टाइम तो कोई एक चीज भी जितवा दे तो उसको उस पूरे का पूरा क्रिकेट बोर्ड हवाले करने के लिए तैयार हो जाएगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इसी तरह के हालात हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज जो भी कोच आप इस तरह निकालते हैं, चाहे वो गैरी है या जेसन गिलिस्पी है, कोई अच्छा वर्ड स्प्रेड नहीं करेंगे वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर योर। अच्छा, वैसे फॉरेन और नॉट फॉरेन मिसट्रीट तो कभी भी किसी भी सूरत हाल में किसी को नहीं करना चाहिए, और जिस किसी भी इंसान का इतना तजर्बा हो, एक प्रोफेशनल हो, और स्पेशली जब आप किसी और मुल्क से उनकी खिदमात ले रहे हों, जिसे कहते हैं ना, एंड भी एक अच्छे नोट पर होना चाहिए। नहीं हुआ ना, वो तो कहते मेरे पास कुछ करने को ही नहीं था और मुझे कुछ इख्तियारात ही नहीं दिए गए। आप पता है क्या, फिर ऐसे में आगे के लिए फिर मुश्किलात बढ़ती हैं। एट सम पॉइंट इन टाइम आपको एक फॉरेन कोच की जरूरत पड़ जाए और तो फिर वो एक बात फैल जाती है कि फॉरेन कोचेस पहले क्या फील करते रहे, तो खराब हो गई ना। एक इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा कोई हजारों लोग तो नहीं है जो अवेलेबल होंगे। आप छोटा सा एक पूल है जिसमें से आपने लोग लेने होते हैं, उसमें आपकी रेपुटेशन खराब होगी तो मुनासिब नहीं है। लेट्स मूव ऑन, क्योंकि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हम बात करना चाहते हैं कि कराची में ट्रैफिक हादसात की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है, और खासतौर पे जो रिसेंट एक जो खबर आई है कुरंगी के करीब नासिर जंप, हाँ, गुज़िश्ता दिनों ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाला 5 माह का बच्चा वालिदैन की इकलौती औलाद था जो शादी के 13 साल बाद पैदा हुआ था। और यह हादसा हुआ इसलिए क्यों था, क्योंकि सड़क इतनी बुरी तरह टूटी हुई है कि वो बच्चा लिटरली ही जस्ट स्प्रैंग आउट ऑफ हैंड्स। इस साल आपको ऑलरेडी बता दें कि 500 लोग जो हैं they have died due to accidents in दानियाल सैयद रिपोर्ट कर कराची। अच्छा जी, अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन मतलब मेरे पास भी है, लेकिन मैं भट्टी साहब की जुबानी सुनना चाहता हूँ। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अहम है, क्यों? बस इसीलिए हुमार अब्दुल्ला, आज का दिन अहम है कि आज सुना है कि आईसीसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी कब होने जा रही है, किन शहरों में होने जा रही है, किन शराइत पे होने जा रही है। शराइत मेरे ख्याल में ज्यादा अहम है क्योंकि मामला तो काफी हद तक लास्ट वीक तय पा गए थे, लेकिन एक चीज जिसपे भारत बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि अगर पाकिस्तान 3 साल तो चले, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की टीम भारत ना आए, लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत ना जाने की शर्त रखी थी उसमें भारत ने एज यूजुअल एक मसला क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है फिर उसे भारत आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम किसी भी सूरत में भारत नहीं जाएंगे। तो ये एक मसला था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ दस्तावेज थे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर कुछ चीजों को लेना चाह रहा था। मेरे ख्याल में सारे मामला तय पा गए। अब जो आईसीसी के सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं, पीसीबी के लोग बता रहे हैं कि आज बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा आईसीसी की तरफ से।
अच्छा, आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। वो जो प्ले ऑफ्स और फाइनल सेमीज वाला मामला था, वो ऊंट किसी करवट बैठा है? मतलब पहले कोई गारंटीज ली जाएंगी या फिर उस वक्त ही देखा जाएगा जब मामला सामने आएगा, इसी पे मामला छोड़ दिया जाएगा? नहीं अब्दुल्ला, भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ बेवफाई की है पास में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो काफी सोच समझ के इस बार आगे बढ़ा है और मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आंखों में आंखें डालकर आईसीसी मीटिंग में भारत के साथ बात की और अपनी बात को मनवाने की कोशिश की। अब तो वो भारतीय सहाफी जिनके बारे में हम कहते थे कि ये माउथ पीस है बीसीसीआई के, वो भी अब पीसीबी और मोहसिन नकवी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को काफी स्ट्रांगली आईसीसी में उठाया। और देखिए पिछले 15 दिन हो गए, जो फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सलमान नसीर, वो दुबई में मौजूद हैं। वो बराह रास्त पीसीबी के बिहाफ पर, मोहसिन नकवी साहब के बिहाफ पर निगोसिएशन में शरीक हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छा पैकेज मिलेगा और जो सबसे अच्छी जी कंटिन्यू करें सबसे अच्छी क्या? मैंने कहा पाकिस्तान की जो बड़ी जीत है कि इस टूर्नामेंट के अलावा पाकिस्तान को एक विमेंस T20 वर्ल्ड कप की भी मेजबानी मिल गई है। तो उससे ये है कि हमारी जो होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको तो फायदा होगा। लेकिन वो जो कॉम्पनसेशन की बात है, पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आप किसी टूर्नामेंट की मेजबानी दें। तो आईसीसी फाइनली एक विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को देने पर राजी हो गया। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बड़ी जीत है। एक ये पॉजिटिव है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, इंडियन मीडिया में जो डेट्स डिस्कस हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय मीडिया में, वो उनमें कोई सदाकत है? वो सही डेट्स हैं? क्योंकि वहां तो काफी इस पे बात हो रही है। देखिए हुमा, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन वो लग नहीं रही कि डेट सही है। अगर वो तारीखें जो कल इंडियन मीडिया सर्कुलेट कर रहा था कि 14 तारीख से 19 के बजाय 14 से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, तो फिर पाकिस्तान में एक ट्रायंगुलर सीरीज होनी है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की। वो सीरीज नहीं हो सकेगी। तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान अगर वो 4-5 दिन का अर्ली स्टार्ट करवाता है टूर्नामेंट, तो ये टूर्नामेंट जो मुल्तान और कराची में होना है, अच्छा अब ये अनाउंसमेंट बढ़ता चला जाता है, हफ्ते में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा। हाँ, स्पेकुलेशन होती है, एक की 10 बात निकलती है। कब अनाउंसमेंट होगी? मतलब आईसीसी करेगी, पीसीबी करेगी, कौन बताएगा? देखिए अनाउंसमेंट तो आईसीसी ने ही करना है। पीसीबी भी इस मामले पर आईसीसी की कहने की वजह से पीसीबी ने खामोशी इख्तियार की है। बीसीसीआई तो बहुत अच्छे से बोल नहीं रहा, वो अपने मीडिया को यूज कर रहा था। लेकिन इस किसी का मीडिया रिलीज आएगा जिसमें डेट्स आ जाएंगी, टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान हो जाएगा और ये बताया जाएगा कि टूर्नामेंट के मैचेस किन किन शहरों में होंगे। पहले पाकिस्तान में कराची, लाहौर और पिंडी 3 वेन्यूज रखे थे। मुझे लग रहा है कि अगर दुबई या कोलंबो, क्योंकि कोलंबो भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं या इंडिया के जो मैचेस के अलावा सेमीफाइनल और फाइनल है, वो पाकिस्तान चाहता है कि दुबई की बजाय कोलंबो में हो। तो ये सारा मैच जो है जितना क्रिएट हुआ है वो उसी वक्त क्लियर होगा जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा आईसीसी की तरफ से। और हमारे ग्राउंड्स की सूरत हाल कैसी है? मतलब हम अपनी जो डेडलाइंस हैं, जो टाइमलाइंस हैं, उन पे चल रहे हैं स्टेडियम्स की? देखिए पीसीबी तो क्लेम कर रहा है कि 31 तारीख तक कराची और लाहौर के ग्राउंड जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, दिन छोटे हैं, रात में आप लाहौर में तो अब्दुल्ला लाहौर में काफी, लेकिन रात में लाहौर में यहाँ पे काम हो रहा है, काम करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हो रहा है भट्टी साहब, मैं अभी पिछले हफ्ते ही लाहौर में था। मेरा ख्याल में एक आध हफ्ते की शायद डिले हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो हर चीज एज पर शेड्यूल होगी। और ये बड़ा क्रेडिट है पीसीबी का कि इतनी तेजी से ये काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि अगर
ग्राउंड्स की जरा सी भी ऊपर नीचे सूरत हाल हो जाए तो फिर पाकिस्तान पिंडी है शामिल इस चैंपियंस ट्रॉफी के प्लान्स में? मुझे देखिए, पिंडी में जो काम की सूरत हाल है वो तो काफी, अभी मेरे ख्याल में पिंडी में काम बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जब एक वेन्यू पाकिस्तान से बाहर बढ़ जाएगा तो शायद कराची और लाहौर तक ये टूर्नामेंट महदूद हो जाए, तीसरे वेन्यू को ड्रॉप कर दें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के लिए भी 4-4 किट लेकर चलना वो मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के 2 वेन्यूज जो हैं वही टूर्नामेंट के लिए यूज होंगे, तीसरा वेन्यू जो है वो न्यूट्रल वेन्यू होगा। चलें, ठीक है जी, थैंक यू भट्टी साहब। थैंक यू भट्टी साहब। मतलब कितनी मुझे पता है आपकी तवज्जो ना एकदम उन टाइल्स और कारपेट के पीसेस और सिलेक्शन की तरफ पड़ गई थी। I was looking at the tiles, you know, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी है ना इंटीरियर्स में and all that। अचानक से मुझे पता है आपकी सारी अटेंशन उधर चली गई है। लेकिन मैं साथ-साथ ये सोच रही थी कि ये टाइलें ठीक लगा रहे हैं यहाँ पे, ये जो कारपेट के पीसेस लगा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं चलेगा और ड्यूरेबल होगा कि नहीं होगा। बट आई थिंक द टाइल्स अ लिटिल टू ग्लॉसी, they could have been a little, you know, थोड़ा सा मैट और जरा थोड़ा सा कम ग्लॉस होना चाहिए था, क्योंकि होता क्या है कि अभी भी आप देखें कि ऊपर जो लाइट है ना छत पे जो लगी हुई होती है वो फिर उसका चमकीला रिफ्लेक्शन नीचे आता है। और दूसरा ये है कि उसके बाद ऑब्वियसली डैमेज भी होंगी तो फिर रिप्लेस भी करनी होती हैं, आई गेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस सैनिटरी फिटिंग्स? वैसे ये काम तो हुमा बहुत अच्छा कर सकती हैं, इसमें हुमा से मशवरा होना चाहिए था। मैं एहतजाज करता हूँ इस बात को लेकर। आपको ये हम मैसेज पहुंचा दें इधर ही बैठे बैठे कि हमें भी इस कंसल्टेशन में प्लीज लें। और देखिए बात ये है कि बन तो रहा है सब कुछ, लेकिन सफाई रहना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये नई चीज़ जो है ये नई लगे, और ये नहीं कि जी इस टूर्नामेंट के बाद बिल्कुल ही दोबारा से हालात जो है वो ख़राब हो जाए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोइंग इन इट एज वेल। और हमारे स्टेडियम्स को एक वो अपग्रेड होने की बहुत जंगलों को तो आई एम श्योर लाहौर में तो ये था कि आगे भी किया जा रहा है, कराची में भी जो जंगला लगा, ये जंगले कम करें यार, कोफ्त होती है इनसे। जंगले कम क्या, जंगले खत्म करें, कहाँ होते हैं जंगले, और थोड़ा सा ट्रस्ट करें अपनी आवाम को, मतलब उनके लिए जंगले करनी मतलब ठीक है हम थोड़े से जंगली हैं लेकिन जंगलों की जरूरत नहीं है। मजाक था ये, यू नो। ओके भाई, सर्दी की कुछ सौगातें होती हैं, अभी तक साग नहीं भेजा है हमें किसी ने। और किन्नू फ्रूटर वैसे मैंने अच्छे लिए हैं कल, they were not bad। किन्नू तो आ गए हैं, सही आ गए हैं, किन्नू आना शुरू हुए हैं, फ्रूटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, एंड ड्राई फ्रूट। सो या अब उमरकोट में क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे, हमारे साथी हैं महबूब आलम। लेकिन सर्दी की सौगातों में एक सौगात जो होती है ना, ये वायरल बीमारियां भी होती हैं, महबूब हमें बता रहे हैं। केस इन पॉइंट जी, हालिया चंद दिनों के दौरान उमरकोट में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर जाता है, तो वहीं रात के औकात में दर्जा हरारत 7 से 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर्दी में इजाफे के बाइस इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जिसमें नज़ला, खांसी और बुखार में भी इजाफा हुआ है, और ज़िले के मुख्तलिफ़ हस्पतालों में रोज़ाना 4 से 5 हज़ार मरीज़ लाए जा रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद छोटे बच्चों की है। दूसरी जानिब इलाके में गैस ना होने की वजह से लकड़ी की खपत में भी इजाफा हो गया है, जिसके बाइस आरा मशीन मालकान ने लकड़ी की कीमतों में 4 से 500 रुपये फ़ी मन का इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से खुश्क लकड़ी की कीमत 480 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है, मगर प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से मौसर कार्रवाई ना होने के बाइस आरा मशीन मालकान अपनी मनमानी कीमतों पर लकड़ी की फ़रोख्त कर रहे हैं। इतना अफसोस होता है ऐसी जब खबरें सुने। अब जब आवाम को ज़रूरत है लकड़ी की तो आओ उसमें ऐसा इजाफा करो कि वो बेचारे सर्दी में ही मर जाए। वैसे इतनी सर्दी थी उमरकोट की, मैं विजुअल्स देख रहा था, आप दिखा सकते हैं हम दोबारा? भाई बच्चों ने गर्म कपड़े नहीं पहने हुए थे, दिखाओ। सो हम देखेंगे वो भी, लेकिन हमने बहावलपुर भी जाना है, और हम पहले जाएं बहावलपुर या पहले उमरकोट? नहीं, पहले उमरकोट। अब ये तो छोटे बेबी है, नहीं ये तो आगे भी आएंगे बच्चे। सर्दी से बचाएं बच्चों को प्लीज़ अपने अपने। सो या ये मौसमी बीमारियां तो चल रही हैं, और छाती कवर्ड रखें बच्चों की। जुराबें, ये चप्पलें क्यों पहनी हुई हैं, जुराबें पहनाएं, और सर जरूर कवर करें। मतलब ये 3 चीजें, छाती, बहावलपुर में भी पैर। जरा लेट आई है, लेट तो वैसे यहाँ भी आई है, लेकिन सर्दी आ गई है। अमीन अब्बासी बता रहे हैं। जी, मैं इस वक्त बहावलपुर के तारीखी चौक फवारा पर मौजूद हूँ,
दिसंबर का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और बहावलपुर में भी खुदा खुदा करके सर्दी का मौसम आ गया है। आजकल कम से कम दर्जा हरारत वो 4 सेंटीग्रेड और 5 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है और ज्यादा से ज्यादा 21-22 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है। दिन के औकात में तेज धूप होती है, अलबत्ता रात के औकात में सर्दी ज्यादा होती है। सर्दी का मौसम पूरी तरह तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। उसके साथ साथ लंडा बाजार में भी लोगों का रश बढ़ गया है और सबसे ज्यादा जो देखने में बात आई है कि रात के औकात में शहरी चाय की दुकानों पे उनका रश बढ़ गया है। उसके साथ साथ सूप की दुकानों पे और मछली की खसूसन दुकानों पे शहरियों का रश बढ़ गया है। लोगों का कहना यह है कि बहावलपुर में दिसंबर के वस्त में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती थी, जो आजकल नहीं है। दिन के औकात में सूरज इतना तेज चमक रहा होता है कि लोग जो है वो सर्दी का मौसम होने की वजह से बस एक हाफ बाजू की जैकेट पहन के ही खुश होते रहते हैं कि सर्दी का मौसम है, चलो बहावलपुर में गर्म कपड़े पहन के लोगों को ये तो पता चले कि बहावलपुर में भी सर्दी आ गई है। थैंक यू। वो नजर नहीं आ रही सर्दी, लेकिन यही वाली होती है, तेज किस्म की हड्डी के अंदर घुस जाती है, तो डेफिनेटली सर्दी तो वहाँ होगी। हाँ, अच्छा, ट्रिब्यूट हमने देना है और हम याद कर रहे हैं एक ऐसे लिखने वाले को जो लिखते तो मज़ाह थे मगर होता तंज था, जिनके डायलॉग सुनकर बेख्तियार हंसी आती थी मगर जहन सोचने पर मजबूर भी होता था और सोचते थे कि बात जैसी भी है बात तो सच है। नेशनल टेलीविजन पे तो हुमा कह रही हैं कि जी अलिफ नून दोबारा रिपीट टेलीकास्ट करें, यूट्यूब पे देख लें, 50-50 बहुत सारे ऐसे शोज हैं। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।